प्रीति, ये लहंगा कैसा लग रहा है? पता है, अपने संगीत फंक्शन के लिए मैंने इसे एक फेमस डिजाइनर से डिजाइन करवाया था। अच्छे लहंगे से क्या होता है, लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। शालिनी, तो वहाँ खुश कैसे रहेगी? एक तो वो गांव, ऊपर से इतना गरीब परिवार, ऊपर से मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदीप तेरी जिंदगी में आया कैसे। जिनका मिलना होता है ना, वो मिल ही जाते हैं। और क्या हुआ अगर मैं शादी करके गाँव जाऊंगी तो? मुझे तो उनकी गरीबी से भी कोई दिक्कत नहीं है। शालिनी, तो इतने बड़े परिवार की लड़की, ऊपर से इतनी सुंदर, तो उस प्रदीप जैसे गरीब लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? अभी भी वक्त है, सोच ले। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तेरे घर वाले मान गए। तेरी लाइफ में तो कोई हैंडसम और अमीर लड़का होना चाहिए। हैंडसम और अमीर लड़के की तो बात ही मत कर। और रही मेरी फैमिली की बात, उन्हें भी प्रदीप और उनके परिवार काफी पसंद आया। चल, ये सब बातें छोड़, नीचे संगीत का फंक्शन शुरू होने वाला है, चलते हैं। शालिनी पढ़ी लिखी शहर की एक अमीर परिवार की बेटी थी, जिसे एक प्रदीप नाम के गांव के लड़के से प्यार हो गया था। तो वहीं हैसियत में भी प्रदीप और शालिनी में कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी शालिनी प्रदीप से शादी कर रही थी। इसी तरह शालिनी शादी करके अपने गांव वाले गरीब ससुराल में आ जाती है। और आज हफ्ते भर बाद शालिनी की पहली रसोई की रस्म होती है, जहां वो अपनी नंद कोमल की मदद से चूल्हे पर खाना बनाकर सबको खिलाती है। शालिनी बहू, मुझे नहीं पता था कि शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां भी इतना बढ़िया खाना बना लेती हैं। सब कुछ काफी अच्छा बना है। इतना अच्छा खाना, वो भी चूल्हे पर? मैं कोमल के बिना नहीं बना पाती। ये लो, तुम भी खाओ। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? सामने पापा जी हैं। बहू, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक पति अपनी पत्नी को नहीं खिलाएगा तो कौन खिलाएगा? और वैसे भी यही उम्र होती है इन चीजों की। प्रदीप अपने हाथों से शालिनी को खाना खिलाता है, जिसे देखकर शालिनी के साथ संगीता, बहू बेटे को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कभी खुद खिलाया है मुझे अपने हाथों से? कोई बात नहीं, मैं ही इन्हें खिला देती हूँ। ये लीजिए, खाकर बताइए कि मेरे हाथों से खाने के बाद अब खाने का स्वाद कैसा है। अरे संगीता, ये तुम क्या कर रही हो? सामने बहू बेटे बैठे हुए हैं। क्या सब चीजों की उनकी उम्र है, हमारी नहीं है? अरे तो क्या हुआ, मेरे हाथ से खाने में आपको शर्म आ रही है क्या? अरे तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, छोड़ो। इतना कहकर सुरेश खाने पर से उठकर चला जाता है, जिसे देखकर कोमल, भाभी ज्यादा मत सोचिए, वो पापा ना थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं, बस इसीलिए। आप खाना खाइए। खाना खाने के बाद जब कोमल कमरे में आती है तो सुरेश सख्त मिजाज से, क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? अरे घर में जवान बेटी है, बहू है, कुछ तो शर्म करो। खाना ही खिला रही थी, मैंने कौन सा आपसे चुम्मा मांग लिया जो इतना ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। बचपन की हो गई हो, लेकिन दिल अभी भी बचपन का है तुम्हारा। संगीता भले ही बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी संगीता थोड़ी चुलबुली और रोमांटिक किस्म की औरत थी, जो हमेशा अपने पति सुरेश को छेड़ती रहती थी, लेकिन सुरेश कभी उस पर ध्यान ही नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन, अरे काम ही करती रहोगी क्या? ये सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, गजरे। अरे वाह, गजरे! पता है, मैं जब से गांव में आई हूँ मैंने इतने लोगों को गजरे लगाते हुए देखा था, जिससे मेरा भी काफी मन था। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए गजरे लेकर आया हूँ। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से गजरा पहनाता हूँ। प्रदीप शालिनी को अपने हाथों से गजरे पहनाता है, तो वहीं उनके कमरे के बाहर खड़ी संगीता ये सब देख रही होती है, जिसे देखकर संगीता सुरेश के पास आती है। अरे संगीता, बहू को बोलना एक कप चाय बना कर ले आए। अभी हमारा बेटा हमारी बहू के बालों में गजरा लगा रहा है। पता नहीं तुम दोनों बाप बेटों में इतना फर्क कैसे? मेरा बेटा है जो मेरी बहू से इतना प्यार करता है, और एक तुम हो। तुम्हें याद भी है तुम आखिरी बार कब गजरे लेकर आए थे मेरे लिए? अरे बहू अभी जवान है, वो गजरे पहनेगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये तुम्हारी उम्र नहीं है। सुरेश का ऐसा बर्ताव देखकर संगीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शुरू से ही सुरेश का बर्ताव संगीता के लिए हमेशा ऐसा ही रहा था, जिसके चलते संगीता अपने आस पड़ोस में ज्यादातर दिल लगाती है। अरे संगीता जी, आप तो सच में काफी मजाकिया है। जब भी मिलता हूँ हंस हंस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इंसान को हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, और अब तो हमारी उम्र भी हो चली, क्या पता कब भगवान को प्यारे हो जाएं। अरे आज की गपशप मेरे बिना ही शुरू कर दी? हाँ मोहन जी, आप तो बड़े जवान लग रहे, लगता है भाभी जी के प्यार का असर है। ये प्यार का नहीं, मेहंदी का असर है भाई। वो बाल कुछ ज्यादा ही सफेद हो गए थे तो मेरी मोहतरमा ने मेहंदी लगा दी। अब लग रहा हूँ ना 55 से सीधा 25 का। देख रही हो सोमलता, कैसे ही संगीता गांव के मर्दों से हंस हंस कर बात करती। अरे हम भी तो इसके पड़ोसी हैं, हमसे तो कभी इतनी लंबी बातें नहीं की। आजकल तो गांव की औरतों का ही यही हाल है, तो शहर की औरतें तो क्या ही गुल खिला रही होंगी। मुझे तो अपने इन पर गुस्सा आ रहा है, अभी जाकर बताती हूँ इन्हें। आपको मैंने दही लाने के लिए भेजा था ना कि जमाने के लिए? अरे वो तो मैं दही लाने जा रहा था, रास्ते में संगीता जी मिल गई। अगर 10 मिनट में दही नहीं लाए ना तो रात को खाना भी इनके घर पर ही खा लेना।
अपनी पत्नी की बात सुनकर रमेश भागे भागे दही लेने के लिए जाता है। तो वहीं अब संगीता भी घर आ जाती है। संगीता की चुलबुली मजाकिया और बातूनी बर्ताव के चलते वो गांव की औरतों के साथ साथ मर्दों से भी उसकी काफी अच्छी बोलचाल थी। तो वहीं गांव की कई औरतों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रात का समय होता है, पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। तभी कोमल अपने पिता सुरेश की निकली तोंद देखकर, अरे बाबा, आपका पेट तो मटके की तरह फूल गया है। वो नत्थू हलवाई है ना, उसका भी इतना पेट नहीं है। अरे बेटा, अब तो उम्र हो गई है तो तोंद तो निकलेगी ही। सुबह उठकर सैर पर जाया करो, कसरत किया करो। अरे वो पड़ोस वाले संदीप भाई साहब को देखा आपने? मैंने तो सुना कि वो रोज सुबह उठकर पास वाले शहर के जिम ही जाते हैं। उनका शरीर पहलवान से भी अच्छा हो गया। कोई कहेगा कि वो 50 साल के हैं। हर कोई गांव में उनकी बीवी से उनकी तारीफ करता है। मैं भी चाहती हूँ कि गांव की औरतें मेरे पति को देखकर अपने पति का ताने दें। यह तो इस जन्म में होने से रहा। अरे संदीप भाई साहब अच्छे खासे परिवार से हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उन्हें। और हमें देखा है, महीने भर में 1 से 2 बार पनीर बन जाए तो घर का बजट हिल जाता है। शालिनी काफी ज्यादा ओपन माइंडेड लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने प्रदीप के सामने कभी किसी और भी लड़के की तारीफ नहीं की। लेकिन जब वो अपनी गांव वाली गरीब सास को पड़ोस के संदीप की तारीफ करता देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही एक दिन जब शालिनी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, अरे तू मोहन का लड़का है ना? क्या बात है, मोटरसाइकिल ले ली और बताया भी नहीं? अरे वो पिछले हफ्ते जन्मदिन था ना मेरा, तो बापू ने तोहफे में दी थी। बड़ी सुंदर मोटरसाइकिल है, जरा मुझे भी बिठाकर गांव घुमा दे। आज तक नहीं बैठी मैं मोटरसाइकिल पर। अरे संगीता काकी, बिठा तो दूंगा, लेकिन झटका लगने पर कोई मोटरसाइकिल से उछलकर नीचे न गिर जाना, फिर आपकी कमर टूटने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अरे मैं सिर्फ देखने में ही बुढ़ी हूँ, अभी भी इन हड्डियों में बहुत ताकत है। चल थोड़ा आगे होकर बैठ। संगीता पंकज की मोटरसाइकिल पर बैठती और पंकज संगीता को पूरा गांव घुमाता है। तो वहीं ये देखकर शालिनी, ये माँ जी क्या कर रही है? इस उम्र में ऐसी चीज अच्छी थोड़ी ना लगती है। ये शहर थोड़ी ना है, गांव है। आस पड़ोस की औरतें भी कैसे देख रही हैं माँ जी को। शादी करके नई नई आई शालिनी को अपनी सास का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे हफ्ता भर गुजरता है और आज उनके पड़ोस में एक रंजीत और सुषमा नाम के 2 बूढ़े कपल आए होते हैं। अरे बोलो भला, ये कब बात हुई? यहाँ हम गांव के लोग शहर जाने के लिए मरे जा रहे हैं और आप शहर के यहाँ गांव में आ गए। वो तो है, लेकिन जो सुकून गांव में है ना, वो शहर में नहीं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड और मैंने तो पहले ही सोच रखा था कि जब हमारी उम्र हो जाएगी तो हम गांव में जाकर अपना बाकी का जीवन सुख शांति से जिएंगे। सुषमा अपने गांव के आस पड़ोस की औरतों से बातें कर रही होती है कि तभी सुषमा का पति रंजीत अंदर से सुषमा के लिए चाय बनाकर लेकर आता है। अरे ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म मसाला अदरक वाली चाय। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, वही पकौड़े भी तैयार हैं। क्या बात है सुषमा जी, आपके पति तो इस उम्र में भी आपसे कितना प्यार करते हैं और ये आपके लिए चाय पकौड़ी भी बना रहे हैं। और एक हमारे पति हैं, इन्हें जरा एक गिलास पानी क्या देने के लिए बोल दो। इन्हें तो अपने हाथों में चूड़ियां नजर आ जाती हैं। अरे बहन जी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। मैं तो अगर 100 साल का भी हो जाऊंगा ना, तब भी अपनी पत्नी से ऐसा ही प्यार करूंगा। रंजीत और सुषमा के बीच में इतना प्यार देखकर संगीता को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। संगीता अपने घर के आंगन में बैठी हुई होती है। तभी सामने बने अमीरों वाले घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक कार्तिक नाम का हैंडसम लड़का निकलता है, जिसे देखकर आस पड़ोस की औरतें बस उसे देखती ही रह जाती है। हाँ, कितना सुंदर लड़का है ये। ऐसा लग रहा है भगवान ने सीधा इसे स्वर्ग से हमारे गांव में उतार दिया। क्या मैं इससे अपनी झुमरी की बात करूं? अरे तुम्हारी झुमरी नहीं, मेरी पिंकी अच्छी लगेगी इसके साथ। तो कार्तिक को देखते ही आसपास की औरतें उससे अपनी बेटी की शादियों के बारे में सोचने लगती हैं। तो वहीं कार्तिक सीधा अब संगीता के पास आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक है और मैं यहीं पास वाले शहर से आया हूँ। नमस्ते नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यही घर है मेरा, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे सामान भी शिफ्ट करना था। इतना कहकर कार्तिक सीधा अपने घर में चला जाता है। तो वहीं थोड़ी देर बाद शालिनी कोमल के साथ मंडी से सब्जी लेकर आती है और जैसे ही खाना बनाने के लिए जाती है। बहू, आज खाने में क्या बनाने वाली है तू? मटर और गोभी लेकर आई थी माँ जी, सोच रही हूँ आलू गोभी बना देती हूँ। एक काम कर, जाकर 100 रुपए का पनीर लिया, आज मटर पनीर बना दे। माँ जी पिछले हफ्ते ही तो बना था और हमारे घर में सिर्फ महीने में 2 बार तो मटर पनीर बनता है। अगर तीसरी बार बन गया तो क्या दिक्कत है? सामने वाले घर में एक नया लड़का आया रहने के लिए, सोच रही हूँ आज उसे हमारे घर से खाना दे दूं। बेचारा क्या ही बना पाया होगा। शालिनी 100 रुपए का पनीर लाती और जल्दी से मटर पनीर और पूड़ी बना देती है। ये लीजिए माँ जी। बहू तू भी चल, इसी बहाने तेरी भी मुलाकात हो जाएगी।
शालिनी खाने की प्लेट लेकर जैसे ही अपनी सास के साथ कार्तिक के घर आकर उससे मिलती है तो एकदम से शालिनी शौक में चली जाती है। तो वहीं कार्तिक भी शालिनी को देखकर 2 मिनट के लिए कहीं खो जाता है। अरे तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो जैसे बरसों से जानते हो। कार्तिक है मेरी बहू है शालिनी, और शालिनी हमारे नए पड़ोसी हैं। वो मुझे लगा कि शिफ्टिंग के चक्कर में आपने कुछ बनाया नहीं होगा तो सोचा आपके लिए खाना ले आऊं। थैंक यू सो मच। कार्तिक को खाने की प्लेट देकर संगीता और शालिनी वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। दरअसल कार्तिक शालिनी का 1 साल पुराना बॉयफ्रेंड था। दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन ये गलतफहमी के चक्कर में इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। कार्तिक प्लीज मुझ पर विश्वास करो, रोहित के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं। और ये फोटोज, इनका क्या? तुम इन्हें भी झूठ कहोगी? तुम कैसे उसकी बाहों में हो? मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया और तुमने मेरे साथ ये सब किया। सच कहते हैं लोग कि लड़कियां 1 नंबर की धोखेबाज होती हैं। कार्तिक मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ कि उस दिन मैंने पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। क्या पता रोहित ने इसी चीज का फायदा उठाकर मेरी फोटोज ली हो। पर खैर, तुम्हें तो मेरी बातों में विश्वास नहीं है, लेकिन याद रखना तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शालिनी और कार्तिक का ब्रेकअप हो जाता है और कुछ महीने बाद जब कार्तिक एक क्लब में आता है। रोहित तुम तो शालिनी को इतना पसंद करती थी, उस दिन शालिनी को ज्यादा ड्रिंक पिलाकर तुमने उसके साथ फोटोज ली थी ताकि कार्तिक और शालिनी का ब्रेकअप हो जाए और शालिनी तुम्हारे पास आ जाए। हाँ यार, शालिनी ने मुझसे भी बात खत्म कर दी और अब उसकी शादी होने वाली है। कार्तिक रोहित और तारा की सारी बात सुन लेता है और अब हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने शालिनी पर भरोसा क्यों नहीं किया? इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे शालिनी को रोकना होगा। इससे पहले कार्तिक शालिनी को रोक पाता, शालिनी की शादी हो जाती है और वो गांव आ जाती है। मैं जानता हूं तुम मुझसे अभी नफरत करती हो, लेकिन शालिनी मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। ये कार्तिक आखिरकार यहाँ क्या कर रहा है? उसे किसने बताया कि मैं यहाँ रह रही हूँ? कहीं ये मेरे ससुराल वालों को असलियत ना बता दे। प्रदीप को मैंने सब बता दिया था, लेकिन उसने कभी कार्तिक को नहीं देखा। पर घर वालों को पता चल गया ये अमीर लड़का कोई और नहीं मेरा एक्स है, तो फिर क्या होगा? कार्तिक को देखकर शालिनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहीं 2 दिन बाद संगीता कार्तिक को अपने घर चाय पर बुलाती है और जैसे ही शालिनी कार्तिक को अपने घर देखती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तो घर आए मेहमान से किस तरह से बात कर रही है? अरे इन्हें मैंने ही बुलाया था चाय पीने के लिए, जा जाकर हमारे लिए चाय बना कर लिया। शालिनी गुस्से में चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है। तो वहीं कोमल, भाभी ये कार्तिक है तो बड़ा सुंदर है ना? पता है पूरे गांव में इसके जैसे कोई सुंदर नहीं है। इन जैसे लड़कों की सुंदरता पर मरने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी सिर्फ शक्ल ही सुंदर होती है और दिल काला। शालिनी की ऐसी बात कोमल को थोड़ी अजीब लगती है। तो वहीं अगले दिन जब शालिनी बाजार से घर का सामान लेकर आ रही होती है तो तभी रास्ते में कार्तिक उसे देख लेता है और जल्दी से शालिनी के पास आता है। शालिनी, मैं जानता हूं तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, लेकिन सच मानो जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी, मैं जानता हूं अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन कम से कम तुम तो मुझे माफ कर सकती हो ना? कहा था ना मैंने, जब सच तुम्हारे सामने आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में प्रदीप आए। कार्तिक, तुम मुझसे और मेरे परिवार वालों से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए सही है, समझे? कार्तिक शालिनी से माफी मांगने की काफी कोशिश करता है, लेकिन शालिनी कार्तिक को माफ नहीं करती। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कार्तिक अपनी बड़ी सी गाड़ी में संगीता को बैठकर पूरा गांव घुमाता है। ये देख रहे हो कार्तिक, ये हमारे गांव की सबसे बड़ी नदी है। आसपास के गांव के लोग भी कभी कभी यहीं से पानी भरने आते हैं। ऐसी नदी तो सिर्फ मैंने फिल्मों में देखी थी, रियल में पहली बार देख रहा हूँ। सच में ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत है। संगीता को यूं कार्तिक की गाड़ी में घूमते हुए गांव की औरतें देखती हैं तो मुंह बनाकर, अब यही देखना बाकी रह गया था। अब तक तो सिर्फ इसकी गांव के मर्दों से ही बोलचाल थी, लेकिन अब तो इसने शहर के लड़के को भी पकड़ लिया। संगीता और कार्तिक पूरा गांव घूमकर अब घर वापस आ जाते हैं। तो वहीं आंगन में कपड़े सुखा रही शालिनी जब अपनी सास को कार्तिक की गाड़ी से उतरता देखती है तो फौरन उसके पास जाती है। आप उनके साथ क्या कर रही थी, वो भी उनकी गाड़ी में? तू तो शहर में बहुत बैठी होगी गाड़ी में, लेकिन मैं तो पहली बार बैठी थी, खूब मजा आया और मैंने तो कार्तिक को पूरा गांव घुमाया। पता है, हमने कुल्फी भी खाई। अपनी गरीब सास का अपने अमीर एक्स के साथ घूमना शालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और जब शालिनी इस बारे में प्रदीप से बात करती है तो, अरे कार्तिक तो मुझे बिल्कुल सही लगता है, और वैसे भी कार्तिक और माँ की उम्र में काफी फर्क है, तो तुम अगर कुछ उल्टा सोच भी रही हो ना तो दिमाग से निकाल दो। अब शालिनी प्रदीप को क्या ही समझाती कि उसके ऐसा सोचने के पीछे का क्या कारण है। इसी तरह अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। अरे कोमल, तुमने माँ जी को देखा क्या? 1-1.5 घंटे से कहीं दिखी नहीं मुझे। पता नहीं भाभी, अभी तो बाहर आंगन में ही थी, क्या पता इधर उधर गई हूँ।
दोपहर से शाम हो जाती है। सुरेश और प्रदीप भी अपने काम से घर आ जाते हैं, लेकिन संगीता का अभी भी पता नहीं होता। शाम भी होने को आ गई और माँ जी अभी तक घर नहीं आई। मैं तो मंदिर की तरफ भी गई थी, वहां पर भी नहीं थी। अरे हम सब मिलकर संगीता को ढूंढते हैं, क्या पता यहीं कहीं हो। सभी लोग संगीता को ढूंढने लगते हैं तो वहीं शालिनी अब सीधा सोमलता के घर जाती है और जब वो उससे अपनी सास के बारे में पूछती है। मुझसे क्या पूछ रही हो अपनी सास के बारे में? अपने वो नए पड़ोसी कार्तिक से पूछो, आजकल तो वो उसी के साथ दिखाई देती है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है उन दोनों का। शर्म नहीं आती एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अरे एक पैर आपका कब्र में लटक रहा है, थोड़ी शर्म कर लीजिए। और जब शालिनी कार्तिक के घर की तरफ से आ रही होती है तो कार्तिक और उसकी सास घर से बाहर निकल रहे होते हैं। माँ जी आप सुबह से कार्तिक के घर पर थी और हम आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। वो मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी तो सोचा कार्तिक से मिलने चली जाऊं। वैसे भी ये खूब हंसाता है मुझे। 1-2 घंटे का समझ में आता है, लेकिन 7-8 घंटे हो गए। आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लग गए। आप तो पढ़ी लिखी शहर की लड़की है, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप तो चुप करिए, मैंने आपसे बात नहीं करी, अपनी सास से बात करिए। और आपको कोई काम वगैरह नहीं है क्या जो पूरा दिन मेरी सास के साथ घूमते रहते हैं? कार्तिक के लिए शालिनी का ऐसा बर्ताव संगीता को भी समझ में नहीं आता और यूं ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और आज संगीता का जन्मदिन होता है, लेकिन संगीता का जन्मदिन घर में किसी को भी याद नहीं होता। मुझे घर में हर किसी का जन्मदिन याद हो जाता है, लेकिन हर कोई मेरा जन्मदिन भूल जाता है। ये कहते हुए संगीता काफी उदास हो रही होती है कि तभी संगीता से मिलने कार्तिक आता है और उसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे, आपका तोहफा। अरे तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? उस दिन जब मैं आपके घर आया था और आप मुझे अपनी पुरानी फोटोज दिखा रही थी तो उन्हीं में आपकी जन्म पत्री भी रखी हुई थी, तो मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देख ली थी। वैसे इसमें साड़ी है, मुझे साड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए जो पसंद आई वो मैं ले आया। संगीता की जिंदगी में उसका पहला जन्मदिन का तोहफा था और जब संगीता उस महंगी साड़ी को पहनकर तैयार होती है तो शालिनी, ये साड़ी तो काफी महंगी दिख रही है, किसने दी आपको? तुम लोगों को तो याद नहीं, लेकिन कार्तिक को याद था कि आज मेरा जन्मदिन है, उसी ने दी है। ये कार्तिक आखिर चाहता क्या है? वैसे भी शहर के लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, इन्हें तो अपने से बड़ी उम्र की औरतें ही पसंद आती हैं और वैसे भी पापा जी और माँ जी की अक्सर लड़ाई होती है, इसीलिए तो कहीं मेरी सास और मेरे अमीर एक्स का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। दिन पर दिन कार्तिक और संगीता को लेकर शालिनी को शक होने लगा था। ऐसे ही एक दिन, अरे शालिनी, तुमने संगीता जी को कहीं देखा? बाहर गई हैं माँ जी। और तुम क्यों मेरी सास के पीछे पड़े रहते हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम तो हर वक्त गुस्से में रहती हो, रहने तो तुमसे बोलना ही बेकार है। इतना कहकर कार्तिक जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि संगीता मंदिर से आ रही है। अरे मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ना, मैं आपको कॉल कर लिया करूंगा। नंबर तो क्या, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। संगीता की बात सुनकर अगले दिन कार्तिक उसे फोन लाकर देता है और उसे चलाना भी सिखाता है। ये देखकर अब तो शालिनी के दिल में एक पक्का शक बैठ चुका था और आज जब कार्तिक संगीता को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर की तरफ ले जा रहा होता है तो हो ना हो ये माँ जी को डेट पर ही ले जा रहा है। शालिनी, आज तो तुझे एक जासूस बहू बनना ही होगा। शालिनी चौक पर जाती है और एक रिक्शा ले लेती है और अब रिक्शे में बैठ कार्तिक की गाड़ी का पीछा करती है। 1 से 1.5 घंटे में ही शालिनी उनके पीछे पीछे शहर पहुंच जाती है और कार्तिक सबसे पहले संगीता को एक सैलून में लेकर जाता है जहां स्टाफ उसका अच्छे से मेकओवर कर रहे होते हैं। तो वहीं सैलून के बाहर खड़ी शालिनी ये सब देखकर, हे भगवान, मेरी सास ने आज तक एक क्रीम नहीं लगाई और मेरा अमीर एक्स उनका मेकओवर करवा रहा है। मेरी बूढ़ी सास को भी जवानी सोच रही है। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों का कोई चक्कर है। एक तो ये अमीर है, ऊपर से कितना प्यार करता है माँ जी को। संगीता और कार्तिक थोड़ी देर में सैलून से निकलते हैं और कार्तिक संगीता को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर कराकर सीधा मूवी थिएटर लेकर जाता है। उनका पीछा करते करते शालिनी भी थिएटर में आ जाती है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े सिनेमा घर में बैठकर मूवी देखूंगी। एक तरफ कार्तिक और संगीता मूवी एंजॉय कर रही होती हैं तो वहीं थोड़ी दूर पर पीछे वाली सीट पर बैठी शालिनी बार बार उठकर उन्हें देख रही होती है, जिससे परेशान होकर शालिनी के पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी गुस्से से, अरे मैडम क्या दिक्कत है आपको, मूवी क्यों नहीं देखने दे रही हैं? उस आदमी की बात सुनकर शालिनी को काफी गुस्सा आता है। तो वहीं अब दूसरी तरफ शाम तक संगीता घर आ जाती है और जब वो सुरेश के पास आती है तो, कैसी लग रही हूँ मैं? आपको कुछ नया दिख रहा है मेरे में? जैसी रोज दिखती हो वैसे ही दिख रही हो। वैसे आजकल तुम उस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं घूमने लग गई हो। अरे वो हमारे बेटे की उम्र का है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना भी घूमना सही बात नहीं है। घर पर रहो और बहू के काम में मदद करो। वैसे भी अगले महीने हमारी कोमल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। सुरेश संगीता को गलत नहीं समझता है तो वहीं संगीता का यह बदलता रूप सुरेश बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पूरा परिवार सुबह सुबह नाश्ता कर रहा होता है कि तभी संगीता,
केशवपुर गांव है ना, वहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। गांव से कुछ लोग एक साथ जा रहे थे तो मैं सोच रही थी कि हम लोग भी चलते हैं, सुबह सुबह जाएंगे और रात तक आ जाएंगे। 2 घंटे का सफर है ट्रेन से। अरे संगीता, आप कौन इतनी दूर जाए, गांव में बना तो है मंदिर, और वैसे भी आज फैक्ट्री में काफी काम है। सुरेश की बात सुनकर संगीता उदास हो जाती है। ऐसे अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। संगीता और कार्तिक घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप चिंता मत करिए, अगर कोई दिक्कत हुई ना तो मैं देख लूंगा। हाँ, और मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं। कितना मजा आएगा ना। कार्तिक संगीता की ऐसी बातें शालिनी छुपकर सुन लेती है। और अब शालिनी, इसका मतलब कार्तिक मेरी सास को भगा कर ले जाने वाला है। अब मैं क्या करूं? शालिनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और जब अगले दिन वो सुबह 5 बजे उठती है तो देखती है कि उसकी सास घर में नहीं है। और अब वो चिल्ला चिल्ला कर पूरे परिवार वालों को उठा देती है। माँ जी भाग गई, माँ जी भाग गई। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे सच कह रही हूँ, कार्तिक के साथ भाग गई मेरी सास। आप लोगों को यकीन नहीं होता ना, तो चलिए मेरे साथ। कार्तिक की गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है, इसका मतलब वो मेरी सास को रेलवे स्टेशन से भगा कर ले जा रहा है। किसी को भी शालिनी की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन शालिनी के बार बार कहने पर सभी लोग रेलवे स्टेशन आ जाते हैं और देखते हैं कि एक ट्रेन चलनी शुरू हुई है और कार्तिक संगीता का हाथ पकड़ के उसे ट्रेन में चढ़ा रहा होता है। अरे बहू बिल्कुल सही कह रही थी, कार्तिक मेरी बीवी को भगा कर ले जाना है। पूरा परिवार ट्रेन के पीछे भागने लगता है और जैसे ही कार्तिक उन लोगों को देखता है, अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कार्तिक अब जल्दी से ट्रेन से उतरता है और पूरा परिवार गुस्से में उनके पास आता है। संगीता, तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में एक जवान लड़के के साथ भागते हुए जो तुम्हारे बेटे की उम्र का है? कम से कम मेरा ही सोच लिया होता। अगर ये बात गांव में फैल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कौन ब्याह कर ले जाएगा मुझे? देखा जी, बूढ़ी औरत जवान लड़के के साथ भाग रही थी। सच में कलयुग आ गया है। मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था कि तुम यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। मेरा ये एक्स मेरी सास को भगा कर ले जा रहा था। ऐसे लड़कों को तो किसी भी उम्र की औरत चलेगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? शालिनी, इसका मतलब ये वही लड़का है? हाँ प्रदीप, ये वही लड़का है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में वापस चला जाएगा। मैं तुमसे अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। शालिनी की बात सुनकर बाकी लोगों को भी झटका लगता है। तो वहीं जब सभी संगीता पर बार बार लांछन लगा रहे होते हैं तो ये देखकर कार्तिक खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में, बस अब बहुत हुआ। शालिनी, अपनी बकवास बंद करो। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं कि मुझे गलतफहमी हुई थी और मुझे अफसोस है इस बात का। और तुम्हें क्या लगा इस गांव में मैं तुम्हारे लिए आया हूं? नहीं, ये पास वाले गांव में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ा। और रही बात इनकी, तो इनके मेरे बीच में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं, बल्कि एक माँ बेटी का रिश्ता है। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ की डेथ सालों पहले हो गई थी और जब मैं इनसे मिला तो मुझे माँ का एहसास हुआ, इसलिए मैं इनके साथ घूमता फिरता था। बिल्कुल इन्हें माँ की तरह प्यार करता था। माना मेरा बर्ताव मजाकिया है, चुलबुला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ चक्कर चलाऊंगी। जिस तरह इसको मेरे अंदर माँ दिखी तो मुझे भी इसके अंदर बेटा दिखा। आप लोगों से तो मुझे कभी वक्त मिला ही नहीं, और खासकर आप सुरेश जी, आपको तो इस बारे में अच्छे से ही पता है। माना हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन क्या हमें एक दूसरे के प्यार की जरूरत नहीं है? बोलिए, जवाब दीजिए। संगीता और कार्तिक के मुंह से सारी सच्चाई जानकर सभी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे मुझे माफ कर देना संगीता, सच कहा तुमने। पति का तो फर्ज होता है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी पत्नी को प्यार करे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अब मैं तुमको बहुत प्यार करूंगा। मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है। तेरे बारे में कार्तिक ने मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं तेरे हालातों को समझती थी, इसीलिए चुप रही। पर अब तुम सब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मुझे भी किसी से कोई शिकवा नहीं। और कार्तिक, मैंने भी अब तुम्हें माफ कर दिया है। बस शालिनी, मैं ये सुनना चाहता था और मैं यहाँ 2 महीने के लिए आया था। अगले 2 हफ्ते में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, मैं वापस शहर चला जाऊंगा। लेकिन इन 2 महीनों में इनसे मुझे जितना प्यार मिलेगा वो मेरे लिए बहुत है। कार्तिक की बात सुनकर सभी की आंखें भर आती हैं और अब सभी कोई अगले दिन प्राचीन मंदिर घूमने जाते हैं। और 2 हफ्ते बाद कार्तिक का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और वो शहर वापस चला जाता है। इसके साथ ही पूरे परिवार वाले संगीता को समय देते हैं और उसका ध्यान रखते हैं और अब पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है।